हेलो एवरीवन, क्लासिकल मैकेनिक्स के ब्यूटीफुल जर्नी में आपका ई स्कॉलर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ई, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी हमारा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। अगर हमारे पास किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पता हो, ठीक है, तो हम उस सिस्टम के लिए पर्टिकुलर फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में यही होगा कि हम लोग सीखेंगे कैसे हम किसी भी गिवन पोटेंशियल से कैसे हम फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करते हैं। ओके, सो आपके बोर्ड सामने एक बोर्ड पे जो एक सिंपल सा इक्वेशन लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी। केवल इसी इक्वेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा टू ड्रॉ द फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री। बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास किसी पोटेंशियल, अगर हम पोटेंशियल को देखें, ध्यान दीजिए, अगर पोटेंशियल हमारा इंक्रीज करेगा, ई तो हमारी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करे तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्या है हमारा ई क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ई हमारा कांस्टेंट है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। हमें ये बस यही चीज़ समझनी है, पोटेंशियल एनर्जी अगर ही इंक्रीज करे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। ओके, इसमें एक और छोटा सा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, क्लासिकल अलाउडेड रीजन और क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, वो कुछ इस प्रकार है। अगर हम इस इक्वेशन को लिखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, बस दो ही कॉन्सेप्ट यूज होंगे, एक ये और दूसरा ये जो मैं भी जस्ट डील करने जा रहा हूं। जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, एवरीवन नोज। ओके, अब ध्यान दीजिए, अगर ई जो है बड़ा हो पोटेंशियल एनर्जी से, ई अगर बड़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी से, तो जाहिर सी बात है ये जो टर्म होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव। और जब भी ये पॉजिटिव आता है तो उसको हम बोलते हैं क्लासिकल अलाउडेड रीजन। कौन सा रीजन, क्लासिकल अलाउडेड रीजन। ओके, अगर ये जो हमारी एनर्जी है वो लेस हो गई पोटेंशियल एनर्जी से, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, और इसकी वैल्यू जब ज़्यादा होगी और इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, और इसका साइन पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में। और जब भी ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो वो टोटली रीजन होगा क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। ओके, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड सिंपली। अभी हमने दो चीजें से बस डिफाइन किया हुआ है, एक क्लासिकल अलाउडेड रीजन और दूसरा क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। कब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी और कब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो बस इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे टू ड्रॉ द फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री। ओके, सो मैं सिंपलेस्ट पोटेंशियल लेता हूँ जो कि इस प्रकार है। सपोज हमारे पास पोटेंशियल है हार्मोनिक ऑसिलेटर का V इज इक्वल टू एल्फा एक्स स्क्वायर, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू होती है हाफ ऑफ के। ओके, सो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, बट हमारे पास इक्वेशन है V इक्वल टू एल्फा एक्स स्क्वायर। सो जो इसका ग्राफ आता है V वर्सेज एक्स, सबसे पहले तो आपको ड्रा करने आना चाहिए पोटेंशियल का ग्राफ। ठीक है, V वर्सेज एक्स का ग्राफ। ओके, so in the next video I will discuss how to draw the potential curve, but here we know that this is the simplest graph representing the parabola. Okay, this is the symmetric, जैसा इधर होगा वैसा ही इस साइड में भी होगा। so हमारे पास जो इक्वेशन ग्राफ है वो है V वर्सेस x का ग्राफ। नाउ हमें पोटेंशियल फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ग्राफ करनी है, तो फेज स्पेस का मतलब हो गया हमें मोमेंटम स्पेस में जाना है। ठीक है, तो ये होता है P वर्सेस x का ग्राफ। ओके,
हम कैसे ड्रा करेंगे, हम कुछ एनर्जी लेवल डिसाइड करेंगे अपने आप। सपोज मैंने एक एनर्जी लेवल E1 ले लिया और ये हमने एनर्जी लेवल E2 ले लिया, और भी डिफरेंट एनर्जी लेवल कंसीडर किए जा सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमें फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ग्राफ प्लॉट करना। ओके, एक ही इक्वेशन यूज होगा, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है। सो हम इस सिस्टम को डिफाइन करें अगर हम एनर्जी लेवल E1 के लिए। सो हम देखते हैं कि एक एनर्जी लेवल यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे E1 इज लेस देन V। सो ये रीजन 1 हो गया, या मैं इसको फर्स्ट से नाम दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे E1 जो है लेस देन V है। कैसे लेस देन है, क्योंकि ये जो E1 की वैल्यू है, सपोज हम कोई पॉइंट जनरल पॉइंट हम कंसीडर करते हैं इसके इधर। सो हमारे पास सपोज ये कोई पॉइंट X है, सो हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पे E को कट करेगा वो वैल्यू होगी किसकी, एनर्जी की, और जहाँ पे V के ग्राफ को कट करेगा वो एनर्जी किसकी होगी, वो वैल्यू होगी किसकी, पोटेंशियल की, ठीक है। सो एनर्जी की वैल्यू E1 की वैल्यू ये है, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक V। सो आप देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है E से, पोटेंशियल एनर्जी ये ज्यादा है E से, और जब भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी E से, सो हमारा कौन सा रीजन होगा, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। ओके, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। एनी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन क्या हो गया, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। ओके, अब सेकेंड रीजन की बात करें। सेकेंड रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन। ये हमने E इज लेस देन V के लिए देख लिया, लेकिन हम सेकेंड रीजन अगर हम देखते हैं, सेकेंड रीजन सपोज हमारे पास ये वाला रीजन है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज द सेकेंड रीजन। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। सिंपली अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर करना चाहे तो पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, अदरवाइज आप ग्राफ को भी देख के इजीली समझ सकते हैं कि जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी E जो है वो पोटेंशियल से क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो हमारा एनर्जी E है वो पोटेंशियल के ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है। अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए आप सिंपली कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए आप इस डायरेक्शन में यहाँ पे, और इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्या करना है, हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो जो वैल्यू अगर ये पोटेंशियल के ग्राफ को यहाँ पे काटता है तो यह किसकी वैल्यू होगी, V की वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू कितनी है, सपोज ये फॉर दिस गिवन पॉइंट। ओके, और E की वैल्यू कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक, ये E1। अब आप इजीली देख सकते हो कि E1 जो है V से बड़ा है, ऑब्वियसली, बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये V का जो ग्राफ है इस रीजन के लिए वो एनर्जी से नीचे लाई कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक जब भी पार्टिकल है या इस रीजन की बात जब भी हम बात करेंगे, सो एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किसके, V के। और जब एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन V के होगा, सो जब भी एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन V के होगा, सो उस केस में की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, यानी क्लासिकल अलाउडेड रीजन। क्लासिकल अलाउडेड रीजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपली आपको ग्राफ को कंसीडर करना है, ग्राफ को आपको देखना है और बताना है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म, एनर्जी क्या बड़ा, कौन सी एनर्जी बड़ी है, कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी या पोटेंशियल। बस दो ही चीजों को आपको ध्यान में रखना है, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल। सो अगर हम रीजन 3 की बात करें, हमने यहां से यहां तक देख लिया फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन यहां से लेके यहां तक हो गया, तो हमारे पास जो तीसरा रीजन बचा हुआ है, थर्ड रीजन, वो ये है। थर्ड रीजन में आप कोई सा भी जनरल पॉइंट ले लीजिए, अगर आप जनरल पॉइंट लेके कंसीडर नहीं कर रहे तब भी कोई बात नहीं, आप सिंपली आप पोजीशन ऑफ पोटेंशियल देख लीजिए और पोजीशन ऑफ एनर्जी देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप पोजीशन ऑफ पोटेंशियल देखते हो इस रीजन के लिए, सो पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो टोटल एनर्जी E के ग्राफ के ऊपर है। ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ये जो ग्राफ है, ये टोटल एनर्जी जो हमारी है सिस्टम की, इसके ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब भी ज्यादा होगा, उस केस में कौन सा रीजन आएगा,
काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी तो हमारे पास वो रीजन होगा कौन सा, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। ओके, सो जैसे ही आप ये चीज डिसाइड कर लेते हो कि कौन सा क्लासिकल अलाउडेड है और कौन सा क्लासिकल फॉरबिडन, आपका काम लगभग फिनिश हो चुका है, ठीक है। और वो कुछ इस प्रकार है कि क्लासिकल अलाउडेड रीजन में, क्लासिकल अलाउडेड रीजन में हम फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी नहीं ड्रॉ कर सकते, हम केवल पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी के लिए फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करेंगे। वो कौन सा है, क्लासिकल अलाउडेड रीजन। ध्यान रखिए, नोट कीजिए इस पॉइंट को, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में हम फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी नहीं ड्रॉ कर सकते, जो कि रीजन फर्स्ट है, रीजन थर्ड है, ठीक है। रीजन फर्स्ट, दिस इज द रीजन सेकेंड एंड दिस इज द रीजन थर्ड। तो रीजन थर्ड भी और फर्स्ट भी सिमिलर केस है। इस रीजन में जो है हम फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी नहीं ड्रॉ कर सकते। हम कोई किस रीजन में फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपली केवल रीजन सेकेंड के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा बड़ी है, और बड़ी होने की वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी का टर्म क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव आने का मतलब वी कैन ड्रॉ द फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी फॉर दिस रीजन ओनली। ओके, अब जैसे ही हमने रीजन डिसाइड कर लिया कि हमें किस रीजन में फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी मिलेगा, तो उसके बाद का जो काम होता है वो कुछ इस प्रकार है। आप सिंपली क्या करेंगे, दो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, इन दोनों पॉइंट को ध्यान से समझिए। एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये। ओके, इन दोनों पॉइंट को ध्यान दीजिए, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। इस पॉइंट को देखने पे क्या लग रहा है आपको, जैसे ही आप देखेंगे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये जो हमारी सिस्टम की टोटल एनर्जी E है और ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ P है, V है, V का ग्राफ है, ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट को कट कर रहे हैं, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है वो बिल्कुल क्या है, समान है। दोनों की वैल्यू समान होने का मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, E और V पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू इक्वल है, लेकिन दोनों एक का साइन प्लस है दूसरा का माइनस, सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। अंडरस्टूड? ओके, होप सो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सो इन दोनों पॉइंट को हम नाम देते हैं टनलिंग पॉइंट। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है वो पॉइंट कौन से, किस नाम से जाने जाते हैं, टनलिंग पॉइंट्स के नाम से जाने जाते हैं। ओके, सो हम स्पेशली जैसे ही हमने वेरीफाई किया कि हमारे टनलिंग पॉइंट है, सो हम इसके करेस्पॉन्डिंग जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ओके, सो जो हमारा पोटेंशियल है वो सिमेट्रिक, एग्जैक्टली सिमेट्रिक नहीं बन पाया है, सो उसके लिए माफ कीजिएगा। बट ये जो हमारा सिस्टम होता है एज इट इज, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा वैसे ही राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे तो सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि इवन फंक्शन। और जब भी इवन फंक्शन आता है तो उस केस में जो हमारा सिस्टम होता है वो हमारा y एक्सिस के एज इट इज मिरर इमेज बनता है, ठीक है। y एक्सिस के एज इट इज मिरर इमेज बनता है, कब, फॉर एवरी इवन फंक्शन के लिए। जैसा हमारा नेगेटिव x में होगा वैसे हमारा पॉजिटिव x में होगा, बट रिवर्स। ओके, सो हमारा पोटेंशियल क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन हम कैसे चेक करेंगे, इवन फंक्शन हम ऐसे चेक करेंगे, x को हम रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। अगर ये वैल्यू vx के बराबर होती है, vx इक्वल टू v ऑफ माइनस एक्स, देन इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के लिए जो हमारा ग्राफ आता है वो होता है किसके, y एक्सिस के सिमेट्रिक आता है। ओके, सो ये चीज ओके, हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया, कहां से, दो रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिए और वो हमारे दोनों के दोनों टनलिंग पॉइंट है। अब इस सिस्टम को ध्यान से समझिएगा, बस यही एक की कॉन्सेप्ट है। अब आपको ये देखना है कि किसमें कितना परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। हम पहला इक्वेशन अब यूज करेंगे, हमने सेकेंड का यूज तो कर लिया, यहाँ पे दो ही चीजें यूज करनी है, एक ये और एक ये। हमने इसका यूज कर लिया, डिसाइड कर लिया कौन सा क्लासिकल अलाउडेड है कौन सा फॉरबिडन है, किसमें हमें फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी प्राप्त होगी। जैसे हमने ये डिसाइड कर लिया, इसका काम खत्म। ओके, अब हमारी बारी इसकी आती है।
तो इसको आप समझने के लिए आप सिंपली आप एक्सपेरिमेंटल के तौर पे अगर आप देखना चाहो, एक्सपेरिमेंटल के तौर पे अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटल के तौर पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अगर हमारे पास एक बॉल है, एक गेंद है, और हम इसको यहाँ पे ड्रॉप करें, इस पॉइंट पे लाके छोड़ दें, तो क्या होगा, वो बॉल जो है इधर की तरफ मूव करने लगेगा। क्या होगा, सिंपली बॉल जो है नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, लेकिन कैसे, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। एक्सपेरिमेंटल इवेंट है। ओके, सो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी के बढ़ने का कारण क्या है, ये है, यहां देखिए, आप इसको देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, मैं अब केवल इस रीजन की बात कर रहा हूं, लेस देन जीरो के लिए, ठीक है, लेस देन जीरो के लिए कंडीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है कि बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीमेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, बढ़ना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी आप सिंपली आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी कर सकते हैं कि आप एक बॉल लीजिए, बॉल को आप ड्रॉ करिए, जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ बढ़ेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ओके, सो हमारा ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो रहा है और एक्सपेरिमेंटल इवेंट भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, घर पे परफॉर्म करके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो हमारे हाफ रीजन तक तो हमने पता कर लिया कि मोशन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीमेंट कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या हो रहा है, इन किस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हम जो है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाने के बाद वेलोसिटी में पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा किस डायरेक्शन में होगा, तो कुछ इस प्रकार होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जब हमारा पोटेंशियल मिनिमम होगा। अगर पोटेंशियल मिनिमम हो जाए, पोटेंशियल मिनिमम जहाँ पे होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम होने का मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एम कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, वी स्क्वायर की वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे। सो मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ध्यान दीजिए, जैसे ही वो इस जीरो पॉइंट को क्रॉस करेगा, इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी घट रहा था, ओके, जैसे ही वो जीरो को क्रॉस करेगा वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने लगेगी। हमने हाफ रीजन डिसाइड कर लिया, हाफ रीजन में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो जीरो को क्रॉस किया, अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी घटने लगे, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम है, अब पोटेंशियल परफॉर्म करेगा अपना वर्क, और पोटेंशियल की वजह से जो है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और इस पॉइंट पे अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, तो यहाँ पे पहुँच के इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एट सेम पॉइंट, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, यहाँ पे v इक्वल टू जीरो था, सो यहाँ पे भी सेम लेवल पे v इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम ऑफ पोटेंशियल और टोटल एनर्जी आपस में बराबर हो रही है, वो हमने पहले ही देख रखा है, ठीक है। सो अगेन ध्यान दीजिए, वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। ओके, ये सिमेट्री इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि ये पोटेंशियल थोड़ा सा स्लोप इधर ज़्यादा है, इसका स्लोप थोड़ा कम है, बट दोनों सिमेट्रिक होंगे, आप आराम से करिएगा। और ये ग्राफ भी बिल्कुल सिमेट्रिक आएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए, हो गया फर्स्ट रीजन हमने देख लिया। हमारा जो पार्टिकल क्या था, इधर से इधर जा रहा था, अब पार्टिकल हमारा इधर से इधर आएगा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पहले हमारा मूवमेंट था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब जो हमारा मूवमेंट है वो किधर है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इस केस के लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे आप बॉल छोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो सेम पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे भी नीचे आ रहा था तो हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लिया था, लेकिन यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम इस साइड से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, अगर हम वापस आएंगे तो हमें किस डायरेक्शन में मूवमेंट करना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। और नेगेटिव डायरेक्शन किधर होगी आपकी, नीचे की तरफ होगी। मोशन किधर परफॉर्म होगा, नीचे की तरफ मोमेंटम
परफॉर्म होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में मोमेंट था, अब मोमेंट किस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से जो हमारा मोमेंटम है, ये पी का ग्राफ है, पी इक्वल टू आपको भी पता है m इंटू वी। वी अगर पॉजिटिव है तो p की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, v अगर नेगेटिव है तो v की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी। जब ग्राफ इस डायरेक्शन में, जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था तो v पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही ग्राफ पार्टिकल उधर से इधर आ रहा है तो उस केस में v इक्वल टू क्या है, नेगेटिव है। सो नेगेटिव होने की वजह से ये ग्राफ जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आने का मतलब क्या है, कुछ इस प्रकार का होगा। ओके, सो ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आएगा। मैक्सिमम अगेन कहाँ पे होगा, यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद फिर जैसे पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्शन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमारा मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। सो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से जो हमारा मोमेंटम स्पेस में जो ग्राफ आ रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। सो इस पोजीशन पे आके उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जैसे ही मैक्सिमम होगा उसके बाद फिर पोटेंशियल जो है इंक्रीज करने लगा। ध्यान दीजिए, जब पोटेंशियल इंक्रीज करने लगेगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने लगेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और धीरे धीरे किस डायरेक्शन में आएगा, जीरो की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली इलिप्स बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार का। सिमेट्रिक नहीं बन पाया है, उसके लिए ध्यान दीजिएगा। जब भी आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो एग्जैक्टली सिमेट्रिक बनेगा, क्योंकि ये हमारा जो एक्सिस है वो आप भी देख रहे हो कि ये ज़्यादा हो गया है, सॉरी ये छोटा हो गया है, ये बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से हमारा शेप थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। बट आप समझ सकते हो कि कैसे हमने इस ग्राफ को ड्रा किया है, कब हमने पॉजिटिव लिया, कब हमने नेगेटिव लिया, दोनों मेथड बताया मैंने। आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी कर सकते हो, और दूसरा इस इक्वेशन का सिंपली यूज करिए। काइनेटिक एनर्जी कब पॉजिटिव हो रही है, उस सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन से काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी के चेंज को आप देखेंगे आप सिंपली फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी बनाने में सफल होंगे। ओके, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम एनर्जी लेवल E2 के लिए सेम थिंग परफॉर्म करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, हम सेम वर्क करेंगे किसके लिए, एनर्जी लेवल E2 के लिए। ये एक बार ये आपका क्विक रिवीजन होगा कुछ इस प्रकार। सपोज हमने सबसे पहले क्या किया था, रीजन डिफाइन किए थे, और रीजन कौन कौन से, एक रीजन फर्स्ट, ये रीजन सेकेंड, और ये रीजन थर्ड। किसके लिए, E2 के लिए। अब हम एनर्जी लेवल E2 की बात कर रहे हैं, हमारा हमने E1 के लिए परफॉर्म कर लिया, अब हम E2 की बात कर रहे हैं। E2 के लिए अगेन सेम थिंग, हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा क्या, कि कौन सा रीजन क्लासिकल अलाउडेड है और कौन सा रीजन क्लासिकल फॉरबिडन है। दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली ग्राफ को देख के एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोई सा भी एक जनरल पॉइंट चूज कर लीजिए, और उस जनरल पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू को कंपेयर कर लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे पॉजिटिव हो रही है और कहाँ पे नेगेटिव हो रही है। ओके, सो आइए करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ के मेथड से करते हैं, ग्राफ को देख के करते हैं, ठीक है। ग्राफ को देख के कैसे करते हैं, सीखिए। ये हमारा एनर्जी का ग्राफ है, ये हमारा एनर्जी लेवल है, और ये हमारा पोटेंशियल है। पोटेंशियल ये है, एनर्जी ये है। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल ये है, एनर्जी ये है। और आप जैसे ही ग्राफ को देख रहे हो सीधा सीधा दिख रहा है क्या, पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो एनर्जी से बड़ा है, ऊपर है। ऊपर होने का मतलब क्या आ गया, उसकी वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू एनर्जी से ज्यादा होगी। और इस रीजन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू जहां पे भी, जिस भी रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू ई से ज्यादा होगी, जिस भी रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू ई से ज्यादा होगी, वो रीजन क्या होगा, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन होगा। कौन सा रीजन होगा, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन होगा। हमने कैसे किया, ग्राफ को देखकर। कैसे किया, ग्राफ को देखकर। अब हम कैसे करना चाह रहे हैं, अब मैं कोई जनरल पॉइंट लूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो हम एक जनरल पॉइंट लेके जूम कर सकते हैं, और फिर कैसे करते हैं आइए समझते हैं। हमें E2 के लिए देखना है, सो हमने एक जनरल पॉइंट लिया, कोई x की वैल्यू लिया जो कि यहाँ पे है, रैंडम इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो जैसे हमने एक x की वैल्यू लिया, सो हम x पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
एक्स पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जैसे ही ड्रॉ किया सो अब हम देख सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी फॉर गिवन एक्स। ओके, x की वैल्यू के लिए, इस पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए एनर्जी की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू जहां पे मिलेगी, कहां पे मिलेगी, जहां पे इन दोनों को कट करेगा, अगर एनर्जी को यहां पे कट कर रहा है सो ये जो रीजन है टोटल वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, एनर्जी की, और जिस पोजीशन पे पोटेंशियल को कट कर रहा है वो किसकी वैल्यू होगी, पोटेंशियल की। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि पोटेंशियल बड़ा है या एनर्जी बड़ी है। ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे कट कर रहा है, पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा हमारा पोटेंशियल, है कि नहीं है। अब सीधा सीधा दिख रहा है पोटेंशियल जो है एनर्जी से बड़ा है, और जब भी पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा होगा तो वो रीजन कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और वो रीजन क्या होगा, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन होगा। अब देखिए सेकेंड थिंग, हमारे पास सेकेंड रीजन ये है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ठीक है। अब इस रीजन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ के मेथड से। ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, ग्राफ आप देखोगे तो एनर्जी की वैल्यू कहाँ पे है, ये रही एनर्जी की वैल्यू, और पोटेंशियल कहाँ है, एनर्जी से नीचे की तरफ लाई कर रहा है। ग्राफ को देख के भी आप कह सकते हो एनर्जी जो है पोटेंशियल से क्या है, बड़ी है। एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है इस गिवन पोटेंशियल से बड़ी है, और जब भी एनर्जी जो है पोटेंशियल से बड़ी होगी, एनर्जी जो है पोटेंशियल से बड़ी होगी, सो वो कौन सा रीजन होगा, क्लासिकल अलाउडेड रीजन होगा। और जब भी क्लासिकल अलाउडेड रीजन होगा सो हम इस केस में, इस केस के लिए हमें फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी मिलेगी। हमें यही डिफाइन करना है कौन सा रीजन क्लासिकल अलाउडेड है। सो ये रीजन, सेकेंड रीजन क्या है, क्लासिकल अलाउडेड रीजन फॉर एनर्जी लेवल E2। ओके, अब देखते हैं सेकेंड मेथड। हमने ग्राफ से देख लिया, सेकेंड मेथड हम कोई जनरल पॉइंट लेते हैं जो इस रीजन को लाई करे, ठीक है। सो कोई सा भी पर्टिकुलर वैल्यू आप ले सकते हो। तो सपोज मैंने ये वैल्यू ले लिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे, और जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जहां पे पोटेंशियल के कर्व को कट करेगा वो पोटेंशियल क्या वैल्यू होगा, और जहां पे एनर्जी को कट करेगा वो वैल्यू किसकी होगी, एनर्जी की। और पोटेंशियल और एनर्जी को हम फिर कंपेयर कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये रहा हमारा पोटेंशियल, ये रहा मेरा एनर्जी। पोटेंशियल इतना सा है और एनर्जी क्या है, इतनी बड़ी है। कौन सा बड़ा है, जाहिर सी बात है एनर्जी बड़ी है। जब भी एनर्जी बड़ा होगा पोटेंशियल छोटा होगा, क्लासिकल अलाउडेड रीजन, ये इक्वेशन भी कह रहा है, ठीक है। सो आई होप अब आप जो है बहुत इजीली किसी भी सिस्टम को, एक ग्राफ को देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं कौन सा रीजन क्लासिकल अलाउडेड होगा, कौन सा फॉरबिडन होगा। दो मेथड है आपके पास। पहला मेथड, आप कोई जनरल पॉइंट ले लीजिए और आप दोनों एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को कंपेयर कर लीजिए, और दूसरी डायरेक्टली आप ग्राफ को देख के आप फाइनली डिसाइड कर सकते हो। डायरेक्टली आप ग्राफ को देखिए, और ग्राफ को देखने पे भी पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, एनर्जी की या पोटेंशियल की। और जैसे ही आपको ये पता चला एनर्जी या पोटेंशियल में कौन बड़ा है, आप दो रीजन आसानी से डिसाइड कर सकते हो, क्लासिकल अलाउडेड रीजन एंड क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट क्लासिकल अलाउडेड रीजन में हम फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करते हैं, और क्लासिकल फॉरबिडन रीजन के लिए फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ नहीं होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन के लिए एक फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ नहीं होती है। ये रिपल्सिव पोटेंशियल को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, आपको भी पता है, ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती, इसलिए उस रीजन में हमें फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी नहीं मिलेगा। नोट डाउन। अब ध्यान दीजिए, सेकंड रीजन हो गया। थर्ड रीजन में भी सिंपली आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राफ को देखिए आप, पोटेंशियल एनर्जी से ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल बड़ा है, और पोटेंशियल बड़ा होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। पोटेंशियल बड़ा होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हुआ सो ये थर्ड रीजन जो होगा क्लासिकल फॉरबिडन रीजन होगा। सो फर्स्ट रीजन, थर्ड रीजन क्लासिकल फॉरबिडन रीजन,
ओनली एक रीजन बचता है, वो है सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है, किसके लिए, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी प्लॉट करना है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, पॉइंट्स देखेंगे। कौन से पॉइंट्स, जहां पे जो है एनर्जी और पोटेंशियल बराबर हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, ये रहे हमारे पॉइंट्स, ठीक है। सो ये हमारा सिंपलेस्ट पॉइंट है, दो पॉइंट्स है हमारे पास। ये दोनों पॉइंट क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों बराबर हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल बराबर है, दोनों प्लस बराबर हैं और अपोजिट साइड में है, सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो गई। सो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, टनलिंग पॉइंट। ओके ओके, ये दोनों पॉइंट हो गए। अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहां से एक नोटेशन के तौर पे ड्रॉ करते हैं और इसके बाद अगेन सेम एक्सपेरिमेंट आपको इसका यूज करना है, या फिर सिंपल एनालॉजी आप यूज कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है या पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से पोटेंशियल के घटने या बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन आ रहा है, और उस परिवर्तन के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। सो हम सिंपली देखेंगे काइनेटिक पोटेंशियल के वेरिएशन से काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, या काइनेटिक एनर्जी में चेंज यानी कि मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में चेंज हो रहा है, उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। आइए देखते हैं। अगेन सेम दो तरीके हैं, यहाँ से आप एक्सपेरिमेंटल के तौर पे भी कर सकते हो और दूसरा इसका यूज भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे करें। सपोज हमारे पास एक बॉल है, बॉल को हम यहाँ पे छोड़ दें। बॉल को जब हम छोड़ेंगे यहाँ से तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे जैसे नीचे की तरफ आएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और वेलोसिटी के बढ़ने का मतलब क्या हो गया, मोमेंटम बढ़ रहा है। क्योंकि ये हमारा प्लस एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव मोमेंटम के तौर पे, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है हमारा मोमेंटम भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। मोमेंटम क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। सो यहाँ से आप दो तरीके से ड्रा कर सकते हो, पॉजिटिव मोमेंटम और एक नेगेटिव मोमेंटम। सो मैंने पॉजिटिव मोमेंटम क्यों लिया है, क्योंकि वेलोसिटी एक्स एक्सिस में बढ़ रही है, एक्सिस में बढ़ने की वजह से मोमेंटम भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, सो सिंपली ये बढ़ता चला जाएगा वेलोसिटी, और कब तक बढ़ेगा, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जब भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या हो गया, टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को लीव करेगा, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी अब स्टार्ट करेगा, क्या, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करना शुरू करेगा। और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट, ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी में जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी वैसे वैसे क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में जैसे जैसे इंक्रीजमेंट होगा, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी में कैसा होगा, डिक्रीज करते हुए चली जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट होने का मतलब क्या है, मोमेंटम में परिवर्तन, और मोमेंटम किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मोमेंटम धीरे धीरे कम होने लगा। यहाँ तक तो मोमेंटम बढ़ा, लेकिन उसके बाद मोमेंटम कम होने लगा। और कहाँ तक कम होगा, अगेन जब ये पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे कब पहुंचेगा, इस पॉइंट पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन क्या कह रही है, उस पॉइंट पे जो है कहाँ गया, ओके, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल बराबर है, दोनों ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल बराबर है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी वैल्यू जीरो है। आप यहाँ से जब स्टार्ट किए, या फिर इन दोनों पॉइंट को भी देखें, तो वहाँ पे वैल्यू क्या थी, मोमेंटम की जीरो, वेलोसिटी जीरो था, वहाँ पे v इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे v इक्वल टू जीरो है। ऑलवेज टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, तो यहाँ पे भी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, अब पार्टिकल जो है वापस सपोज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इस डायरेक्शन में वापस आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वापस आ रहा है, सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन में। पहले हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया, अब हमारा मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। सो मोमेंटम में देखिए, अगेन वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू होगा, यानी कि मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा पार्टिकल, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज यानी कि मोमेंटम का इंक्रीमेंट। बट ये हमारा प्लस डायरेक्शन में था, अब किस डायरेक्शन में होगा, माइनस डायरेक्शन में। माइनस डायरेक्शन में होने का मतलब इस डायरेक्शन में,
ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम मैक्सिमम कहाँ पे होगा, 0 पे, और मैक्सिमम 0 पे हो गया हमारा। और उसके बाद फिर पोटेंशियल अगेन बढ़ने लगा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ने लगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। काइनेटिक एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी घटने का मतलब क्या है, मोमेंटम का घटना। काइनेटिक एनर्जी के घटने का मतलब क्या हो गया, मोमेंटम का घटना। सो हम इसको एरो के फॉर्मेट में भी लिखा सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं सो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। ओके, अगेन सिमिलरली ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर इस डायरेक्शन को आपने प्लस कंसीडर किया हुआ है तो चाहे जितने भी एनर्जी लेवल आप ड्रॉ कर लीजिए, इन सारे एनर्जी लेवल्स के लिए जो डायरेक्शन एजम्पशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अगर आपको इसने प्लस लिया हुआ है, सेकेंड के लिए भी प्लस ही लेना पड़ेगा, और इसके लिए भी अगर हम ड्रॉ करना चाहें सो कुछ इस प्रकार होगा। और इसके लिए भी जो डायरेक्शन होगा एरोस का वो सेम ही होगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते एक को इस डायरेक्शन में ले लिया और सेकेंड वाले को इस डायरेक्शन में ले लिया, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, सो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन एजेंशन सारे के सारे फेज स्पेस के लिए सिमिलर ही होगा, एक जैसा ही रहेगा। ओके, सो इसका ग्राफ एग्जैक्टली कुछ इस प्रकार का बनेगा, क्योंकि हमारा पोटेंशियल जो है एज इट इज सिमेट्रिक है। ठीक है, और जैसे सिमेट्रिक होगा तो इसका फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री कुछ ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बना है यहाँ पे ग्राफ, बट आप जो है सही कर सकते हैं। और मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे जो पोटेंशियल का स्लोप है और यहाँ का पोटेंशियल के स्लोप में थोड़ा सा अंतर है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये मेरी मिस्टेक है, बट आप जो है इसको सही कर सकते हैं। सो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, जैसा लेफ्ट होगा वैसे ही राइट होगा। डायरेक्शन को भी हमने अच्छे से देख लिया। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, और इन द नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट वी विल डिस्कस how to draw the potential, and after that we will simply use the same thing to draw the phase space trajectory for that person. Okay, so in the next class we will discuss the how to draw the potential for any given potential, and after that we will discuss how to draw the phase space trajectory for that particular potential. Okay, thank you.